एक समय की बात है, गेंदापुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव के नजदीक एक जंगल में एक जादूगरनी शीला रहती थी। वह स्वभाव से बहुत ही गुस्सैल थी। उस जादूगरनी की एक बेटी थी, नाम था उसका जूनी। जादूगरनी शीला अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी। जूनी बहुत ही जिद्दी स्वभाव की थी। जादूगरनी शीला उसकी हर जिद पूरी किया करती थी। एक रात आसमान की ओर देखते हुए जूनी अपनी माँ से बोली, माँ, कितने सुंदर तारे हैं। माँ, मुझे वो तारे लाकर दो ना। नहीं बेटी, मैं उन्हें नहीं ला सकती। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझे वो तारे चाहिए बस। वो तारे बहुत दूर है, मैं नहीं ला पाऊंगी। माँ, मुझे अभी तारे लाकर दो, नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। कितनी जिद्दी हो गई हो तुम। अच्छा ठीक है, रोना बंद करो। मैं अभी जाकर तुम्हारे लिए टिमटिमाते हुए तारे तोड़कर लाती हूँ। इतना कहकर जादूगरनी शीला अपनी जादुई झाड़ू में बैठकर तारे तोड़ने आसमान की ओर उड़ चली। उड़ते उड़ते कुछ ही पल में वो तारों के बीच पहुँच गई। तारों के बीच जगमगाता हुआ आसमान बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। सभी तारे कितने सुंदर लग रहे हैं। मैं थोड़े बहुत तारे तोड़कर अपनी बेटी के लिए ले जाती हूँ, वो बहुत खुश हो जाएगी। ये कहते हुए जादूगरनी एक एक कर आसमान से तारे तोड़कर अपने थैले में रखने लगी। जब जादूगरनी शीला तारे तोड़ रही थी, तभी गेंदापुर गांव में एक मकान में रात के समय रानी अपनी बड़ी बहन मीना के साथ छत पर सो रही थी। अचानक वो नींद से जाग गई और तभी रानी की नजर आसमान पर गई। अरे, ये आसमान में कौन है? ठीक से शक्ल नजर नहीं आ रही, लेकिन कोई तो है वहाँ। मुझे अपनी दीदी को उठाना चाहिए। दीदी, उठो जल्दी, देखो आसमान में कोई है, उठो ना दीदी। ये कहते हुए रानी अपनी बड़ी बहन मीना को जगाने लगी, लेकिन वो इतनी गहरी नींद में सो रही थी कि उसने रानी की एक बात नहीं सुनी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? दीदी तो उठ ही नहीं रही। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ये आसमान में आखिर कौन हो सकता है? कहीं कोई एलियन तो नहीं? रानी ये कहते हुए आसमान की ओर ध्यान से देखने लगी, लेकिन वो जादूगरनी को पहचान नहीं पाई। वहीं दूसरी ओर जादूगरनी शीला अपना थैला तारों से भरकर वापस जंगल लौट आई, जहाँ पर उसकी बेटी जूनी उसका इंतजार कर रही थी। जूनी अपनी माँ को देख खुश होते हुए बोली, माँ, तुम आ गई। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। हाँ बेटी, मैं आ गई। मेरे तारे कहाँ हैं? जल्दी दो मेरे तारे, मुझे तारे चाहिए। अरे मेरी प्यारी बिटिया, मैं तुम्हारे लिए ढेर सारे तारे लेकर आई हूँ। लेकिन कहाँ है माँ? जल्दी दो ना, मुझसे और वेट नहीं हो रहा। देती हूँ, पहले जल्दी से अपनी आंखें बंद करो। जूनी ने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी जादूगरनी शीला ने अपने थैले से ढेर सारे चमचमाते हुए तारे निकाले और अपनी बेटी जूनी के हाथों में रखते हुए बोली, अब अपनी आंखें खोल लो बेटी। जूनी ने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो वो ढेर सारे तारों को अपने हाथों में देखकर खुशी से नाचने लगी और फिर वो तारों के साथ खेलने लगी। अपनी बेटी को खुश देख जादूगरनी शीला भी बहुत खुश हो रही थी। पूरी रात जादूगरनी की बेटी जूनी तारों के संग खेलती रही। फिर सोने से पहले जूनी उन सभी तारों को एक बक्से में बंद कर सो गई। फिर अगली सुबह रानी उठकर अपनी माँ सरिता से रात की घटी घटना बताने लगी, पर उसकी माँ सरिता उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती। रानी, लगता है तुमने नींद में कोई सपना देखा होगा। माँ, मैं सच कह रही हूँ। कल रात को मैंने सच में किसी को आसमान में देखा था। झूठ बोलना तो कोई तुमसे सीखे। चल अब जा यहाँ से, मुझे खाना बनाने दे। रानी अपनी बड़ी बहन को भी रात की बात बताती है, लेकिन वो भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करती। कोई भी मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहा। अब मैं क्या करूँ? कैसे इन्हें बताऊँ कि मैं सच बोल रही हूँ? ऐसे ही पूरा दिन बीत गया। फिर रात होने पर रानी अपनी बड़ी बहन मीना के साथ छत पर सोने के लिए चली गई। रानी को खुले आसमान के नीचे चमचमाते हुए तारों को देखते हुए छत पर सोना बहुत अच्छा लगता था। रानी आसमान की ओर तारों को देखते हुए अपनी बहन से बातें कर रही थी। वहीं दूसरी ओर जंगल में जूनी अपनी माँ जादूगरनी शीला से फिर से तारों को तोड़कर लाने की जिद करने लगी। माँ, मुझे तारे लाकर दो ना। तारे? पर कल ही तो मैंने इतने सारे तारे तोड़कर लाकर दिए थे ना, वो कहाँ है? माँ,
वो तो बहुत थोड़े से तारे हैं, मुझे और तारे चाहिए। प्लीज माँ, आपके तो बाएं हाथ का खेल है। आसमान में जाकर मेरे लिए आज ढेर सारे तारे लाकर दो ना माँ, मेरी अच्छी माँ, वरना मैं रो दूंगी। अच्छा ठीक है, मैं अभी जाती हूँ और तुम्हारे लिए ढेर सारे तारे तोड़कर लाती हूँ। इतना कहकर जादूगरनी शीला फिर से अपनी जादुई झाड़ू में बैठकर आसमान में तारों के पास पहुँच गई और अपने थैले में एक एक करके चमचमाते तारों को तोड़कर रखने लगी। तभी छत पर लेटी हुई रानी की नजर आसमान पर गई। अरे, आसमान में आज फिर से कोई है, पर कौन? मैं दीदी को जगाती हूँ। दीदी, दीदी, जल्दी उठो, देखो ना आसमान में कोई है। मैं झूठ नहीं बोल रही थी, खुद देख लो अपनी आंखों से। उठो ना। क्या है? मुझे सोने दे। क्यों नींद से जगा रही है? जब देखो परेशान करती रहती है। सो जा, रात बहुत हो गई है और मुझे भी सोने दे। ये कहते हुए मीना चद्दर ओढ़कर सो गई। ये देख रानी बोली, कोई मेरी बात पर विश्वास क्यों नहीं करता? उधर जादूगरनी शीला अपनी बेटी के लिए ढेर सारे तारे तोड़कर वापस जंगल लौट गई। जादूगरनी की बेटी जूनी ढेर सारे तारों को देखकर बहुत खुश हुई और फिर उन तारों के साथ खेलने लगी। सारी रात तारों से खेलने के बाद जूनी ने उन सभी तारों को बक्से में बंद करके रख दिया। फिर अगली रात जूनी अपनी माँ से फिर और तारे लाने को कहती है। जादूगरनी शीला अपनी बेटी की जिद पूरी करने के लिए रोज ढेर सारे तारे आसमान से तोड़कर अपनी बेटी को देती। रानी जादूगरनी शीला को रोज रात को देखती थी और उसने ये बात अपने घर में कई बार बताने की बहुत कोशिश की, पर कोई भी उसकी बात पर ध्यान नहीं देता था। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहा। जादूगरनी शीला ने आसमान से हजारों तारों को तोड़ लिया था और अब आसमान धीरे धीरे खाली हो चुका था। एक रात जब शंकर नाम का एक व्यक्ति काम कर कर घर लौट रहा था, तब उसकी नजर आसमान पर पड़ी। आसमान बिल्कुल खाली था और उसमें कुछ ही तारे चमक रहे थे। अरे ये क्या, आसमान में तो एक भी तारे नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? कमाल है, इतनी गर्मी का मौसम है और आसमान से सारे तारे गायब हैं। ये तो बहुत अजीब बात है। शंकर ये कह रहा था कि तभी उसका दोस्त हरिया वहाँ आया और बोला, क्या हुआ शंकर, ऐसे आसमान की तरफ क्या देख रहे हो? आसमान से सारे तारे गायब हो गए हैं, वही देख रहा हूँ। क्या आसमान से तारे गायब हो गए हैं? तुम ही देख लो, कुछ दिन पहले आसमान तारों से भरा हुआ था, जगमगाता रहता था, और अब देखो यहाँ तो एक भी तारा नहीं दिख रहा। हाँ शंकर, बात तो तुम सही कह रहे हो, पर सारे तारे अचानक गायब कहाँ हो गए? धीरे धीरे पूरे गांव में ये बात फैल गई कि आसमान से सारे तारे गायब हो गए। पूरा गांव एक जगह इकट्ठा होकर इस बात की चर्चा करने लगा। रानी भी चुपचाप वहीं खड़ी होकर सबकी बातें सुन रही थी, लेकिन रानी से रहा नहीं गया और वो बोली, मुझे पता है आसमान से तारे कैसे गायब हो गए। क्या तुम्हें पता है? बताओ हमें। दरअसल रोज आधी रात को आसमान में कोई आता है और तारों की चोरी करता है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो रानी बिटिया? मैं सच बोल रही हूँ। मैंने घर पर भी ये बात सबको बताई थी, पर किसी ने भी मेरी बात पर यकीन नहीं किया। मैं रोज रात को किसी को आसमान में देखती हूँ जो तारों को तोड़कर अपने थैले में भरकर ले जाता है, पर इतनी दूर होने की वजह से मुझे उसका चेहरा ठीक से नजर नहीं आता। मैं तो कहता हूँ एक बार रानी बिटिया की बात पर विश्वास करके देख लेते हैं, क्या पता यह सच बोल रही हो। ठीक है, हम आधी रात होने का इंतजार करते हैं। फिर आधी रात होने पर सभी गांव वाले छत पर जादूगरनी के आने का इंतजार करने लगे। तभी जादूगरनी शीला थैला लिए आसमान की ओर जाने लगी। सभी गांव वाले जादूगरनी शीला को देखकर दंग रह गए। अरे हाँ, रानी बिटिया सही कह रही थी, पर ये है कौन? वही जादूगरनी शीला आसमान में तारों को ढूंढने की कोशिश कर रही थी कि कहीं उसे बचा कुचा तारा मिल जाए। जैसे ही जादूगरनी शीला को कुछ तारे दिखाई दिए, उसने उन तारों को अपने थैले में रखा और वापस धरती की ओर आने लगी। जादूगरनी शीला जब आसमान से नीचे उतर रही थी, तब सभी गांव वालों ने उसका चेहरा देख लिया। अरे ये तो जादूगरनी शीला है, पर ये तारों की चोरी क्यों कर रही है? हमें इस बात का पता लगाना चाहिए। फिर कुछ गांव वाले जादूगरनी शीला का पीछा करते हुए जंगल जा पहुँचे। उसके बाद छुपकर जादूगरनी शीला को थैले में से तारे निकालकर अपनी बेटी जूनी को देते हुए देखा। पूरी रात जूनी उन तारों के साथ खेलती रही
और सुबह होते ही उन तारों को बक्से में बंद करके रख दिया। ये सब छिपकर देख रहे गांव वाले सारा माजरा समझ गए। अच्छा, तो जादूगरनी शीला अपनी बेटी के लिए तारों की चोरी कर रही है, पर हम करे तो क्या करें? जादूगरनी शीला बहुत गुस्सेल है, उससे हम तारे वापस कैसे लें? गांव वालों की बात सुन रानी कुछ सोचते हुए बोली, मेरे पास एक तरकीब है जिससे जादूगरनी शीला आसमान में तारे वापस कर देगी। पर कैसे, बताओ रानी बिटिया। क्यों ना हम इस जगह को बिजली की लड़ियों से जगमगा दें? जादूगरनी की बेटी बिजली की लड़ियों को देखकर बहुत खुश हो जाएगी। बिटिया, तुम्हारी तरकीब तो बहुत अच्छी है। उसके बाद जादूगरनी शीला और उसकी बेटी जूनी के सो जाने के बाद सभी गांव वालों ने मिलकर जंगल के आसपास की जगह को ढेर सारी बिजली की लड़ियों से सजा दी। जब रात होने पर जूनी ने जगमगाती हुई बिजली की लड़ियों को देखा तो खुशी से नाचने लगी। अरे वाह माँ, देखो ना, ये तो तारों से भी ज्यादा जगमगा रहे हैं। जादूगरनी शीला भी ये सब देखकर बहुत हैरान थी। अरे, ये सब किसने किया? तभी जैसे तैसे हिम्मत करके रानी जादूगरनी शीला के पास गई और बोली, जादूगरनी जी, ये सब हम गांव वालों ने किया है। तुम गांव वालों ने? पर क्यों? ताकि तुम आसमान के तारे वापस कर दो। देखो ना, बिना तारों के आसमान कितना खाली है, चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है। जादूगरनी शीला ने आसमान की ओर देखा और बोली, तुम सभी ने मेरी बेटी की खुशी के लिए पूरा जंगल बिजली की लड़ियों से जगमगा दिया, तो ठीक है, मैं भी सारे तारे वापस आसमान में लगा देती हूँ। इतना कहकर जादूगरनी शीला ने सारे तारे आसमान में वापस लगा दिए और खाली आसमान फिर से तारों से जगमगा उठा। निधि अपने मामा मामी के साथ रहती थी। निधि के माता पिता के जाने के बाद निधि पर तरस खाकर उसके मामा उसे अपने साथ अपने घर ले आते हैं। निधि 5 साल की थी जब वो अपने मामा के साथ उनके घर पर आई थी। लेकिन निधि की मामी चित्रा और उसकी बेटी गार्गी निधि को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। जब निधि शुरुआत में अपने मामा के घर आई थी तब तो उसकी मामी सिर्फ उसे ताने दिया करती थी, लेकिन बदलते समय के साथ निधि बड़ी हुई, जिसके बाद उसकी मामी अकेली निधि से घर के सारे काम भी करवाती थी। यूँ तो निधि दिखने में काली थी, लेकिन उसका मन बहुत साफ था। वहीं दूसरी तरफ गार्गी दिखने में तो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन साथ ही बहुत घमंडी भी थी। गार्गी निधि के कालेपन का मजाक उड़ाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। निधि के मामा ने निधि और गार्गी का एक ही स्कूल में एडमिशन करवाया था और दोनों सेम क्लास में थी। एक दिन निधि सुबह जल्दी उठती है क्योंकि उसके स्कूल में फेयरवेल था, जिसके लिए उसे तैयार होकर स्कूल जाना था। इसलिए वो गार्गी के पास जाती है। गार्गी अपने कमरे में फेयरवेल पार्टी के लिए तैयार हो रही होती है। तभी निधि बोलती है, अरे वाह गार्गी दीदी, आपने कितनी सुंदर ड्रेस पहनी है, अब इसे बदल क्यों रही हो? ये मेरी ड्रेस है, मैं इसे पहनूं या कूड़ेदान में फेंकूं, इससे तुझे क्या? तू अपना मुंह बंद रख। मेरे कमरे में झाड़ू पोछा करने आई है ना, तो चुपचाप झाड़ू पोछा कर और निकल यहाँ से। झाड़ू पोछा तो मैंने कर भी दिया, मैं उसके लिए नहीं आई। फिर क्यों आई है? गार्गी दीदी, स्कूल में फेयरवेल पार्टी है ना, इसलिए आप मेरा मेकअप कर दो। क्या कहा? मेकअप? उससे क्या होगा? तू कल्लो काली कलूटी मेरी तरह गोरी चिट्टी दिखने लगेगी क्या? वैसे एक बात तो बता, तू फेयरवेल पार्टी में क्या पहनने वाली है? मेरी माँ की जब डेथ हुई थी तब मैं अपने साथ उनकी एक साड़ी ले आई थी, तो आज फेयरवेल में मैं वही साड़ी पहनने वाली हूँ। सच में तेरा कुछ नहीं हो सकता। एक तो इतनी बकवास शक्ल, ऊपर से साड़ी। इससे अच्छा तो ये रहेगा कि तू फेयरवेल पार्टी में मत जा और घर में बैठ। निधि उदास होकर गार्गी के कमरे से चली जाती है और वो अपने मन में सोच लेती है कि अब वो अपनी माँ की साड़ी पहनकर और बिना मेकअप किए फेयरवेल पार्टी में जाएगी। अब वो अपनी मामी के पास जाकर बोलती है, मामी जी, आज मेरे स्कूल में फेयरवेल है, इसलिए मैं जा रही हूँ। नाश्ता बनाया क्या? हाँ मामी जी, नाश्ता तो मैंने बना लिया है। अच्छा, नाश्ता बनाना ही काम होता है क्या? घर का झाड़ू पोछा कब करेगी? लेकिन मुझे आज जल्दी स्कूल जाना है। अरे, दिखने में तो मनुष्य है ही, ऊपर से इतनी बड़ी कामचोर। स्कूल की फेयरवेल पार्टी में जाकर क्या करेगी? चल घर का झाड़ू पोछा कर और उसके बाद खाना बना लियो। क्यों मामी जी, मैं क्यों नहीं जा सकती फेयरवेल पार्टी में? गार्गी तो कितने पहले ही चली गई है, आपने उसे तो एक बार भी नहीं रोका।
अच्छा, अब तू अपनी बराबरी मेरी गार्गी से करने लगी है? अरे पहले सोच, उसके पैरों के नाखूनों के बराबर भी नहीं है तू। अपनी शक्ल देख आईने में, उल्टी ना आ जाए तो बोलियो। एक तो हम तुझे पाल के एहसान कर रहे हैं, वरना तू तो किसी के सामने जाने के लायक भी नहीं है। अब अपनी हैसियत में रह और घर के सारे काम कर। अपनी मामी की बात सुनकर निधि को बहुत बुरा लगता है और वो रोते हुए अपने कमरे में आ जाती है। निधि अपनी माँ की तस्वीर हाथ में लेकर बोलती है, माँ तुम दिखने में इतनी गोरी हो, लेकिन मैं इतनी काली क्यों हूँ माँ? क्यों है मेरी शक्ल इतनी बुरी? तभी अचानक निधि की माँ की तस्वीर से एक आवाज आती है, बेटी तुम खुद को इस तरह अकेला मत समझो, मैं पहले भी तुम्हारे साथ थी और अब भी हूँ और हमेशा रहूंगी। माँ ये तो आपकी आवाज है। हाँ बेटी, तो जब अपने मामा के घर आई थी तब एक संदूक लेकर आई थी। हाँ माँ, तुझे हमेशा से लगता था कि उस संदूक में बस साड़ी ही है और तूने कभी उसे अच्छे से खोलकर देखा भी नहीं, लेकिन आज मैं तुझे बता देती हूँ कि उस संदूक में एक जादुई फेस क्रीम है जो तेरी मदद करेगी। निधि तुरंत संदूक के पास जाती है और उसे खोलती है। निधि संदूक खोलती है तो उसे उसकी माँ की कही हुई जादुई फेस क्रीम मिल जाती है। हाँ माँ, सच में इसमें एक जादुई फेस क्रीम है। तू हमेशा से मेरे से सवाल करती थी ना कि मैं इतनी गोरी हूँ, फिर तू इतनी काली क्यों है? लेकिन बेटी, गोरा या काला होना किसी के हाथ में नहीं होता, ये तो भगवान की देन है। लेकिन ये जादुई फेस क्रीम आज से तेरी सारी परेशानी दूर कर देगी। चल अपना ध्यान रखियो, अब तुझे फिर से मेरी आवाज कभी सुनाई नहीं देगी। उसके बाद निधि अपनी माँ की जादुई फेस क्रीम आईने के पास लेकर जाती है और उसे अपने चेहरे पर लगाती है। फेस क्रीम चेहरे पर लगाते ही निधि परियों की तरह खूबसूरत हो जाती है। क्या सच में ये मैं हूँ? ये तो कमाल हो गया। निधि का चेहरा अब पूरी तरह से बदल चुका था और अपना बदला हुआ चेहरा देख निधि भी बहुत खुश थी। निधि हमेशा से इतनी ही खूबसूरत दिखना चाहती थी, इसलिए उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। आखिरकार निधि की खूबसूरत दिखने की इच्छा पूरी हो गई थी। वो तुरंत अपनी माँ की साड़ी पहनती है और फेयरवेल पार्टी में जाती है। फेयरवेल पार्टी में सबकी नजर निधि पर ही रहती है। निधि के आने से पहले सब गार्गी की तारीफ कर रहे होते हैं, लेकिन निधि के आते ही उसके सामने गार्गी की खूबसूरती फीकी पड़ जाती है। गार्गी का एक दोस्त जिसका नाम विकास था, वो गार्गी से कहता है, अरे गार्गी, वहाँ तो देखो कितनी खूबसूरत लड़की आई है। मैंने आज से पहले तो इसे अपने स्कूल में देखा भी नहीं। लेकिन ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? हमारे स्कूल की होगी, तभी तो आज फेयरवेल पार्टी में आई है। हाँ, लेकिन मैंने इसे आज पहली बार ही देखा है। मैं अभी उससे बात करता हूँ। लेकिन तुम उससे बात करने क्यों जा रहे हो? यहाँ तुम्हारे इतने सारे दोस्त हैं ना। वैसे भी तुम उसे जानते भी नहीं हो। जानता तो मैं तुम्हें पहले भी नहीं था, लेकिन अब जानता हूँ ना, क्योंकि हमारी आपस में बात हुई। वैसे भी उस लड़के से बात करूँगा तो उसे भी जानने लगूंगा। कितने छिछोरे हो तुम। मुझे तो लग रहा था कि मैं तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त हूँ। हाँ तो दोस्त हो और अभी भी हो, पर मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो। मेरा जिससे मन होगा मैं उससे बात करूँगा। इस तरह विकास और गार्गी में लड़ाई हो जाती है और विकास निधि से बात करने चला जाता है। गार्गी निधि को पहचान नहीं पाती है क्योंकि वो दिखने में बहुत खूबसूरत हो गई थी, इसलिए वो उसे कोई दूसरी लड़की समझ रही थी। विकास और निधि एक साथ डांस कर रहे होते हैं। वही ये सब देखकर गार्गी को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। निधि फेयरवेल पार्टी में पहली बार इतनी अहमियत देखकर बहुत खुश हो रही थी। निधि फेयरवेल पार्टी में एंजॉय करके जैसे ही अपने स्कूल के वॉशरूम में जाकर अपना चेहरा धोती है, वैसे ही उसका चेहरा पहले की तरह काला हो जाता है। अच्छा, इसका मतलब इस फेस क्रीम को लगाने के बाद मैं पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकती हूँ। निधि किसी को भी जादुई फेस क्रीम के बारे में नहीं बताती है और फेयरवेल पार्टी में एंजॉय करके अपने घर लौट जाती है। अब हर दिन निधि जब भी अपने कमरे से निकलती थी तो जादुई फेस क्रीम लगाकर निकलती थी और पानी का इस्तेमाल नहीं करती थी। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहता है। एक दिन निधि बाथरूम में अपना चेहरा धो रही होती है, तभी गार्गी वहां आती है और सब देख लेती है। अब गार्गी को पता चल जाता है कि आखिर निधि इतनी गोरी कैसे हुई थी। गार्गी निधि के पास जाकर गुस्से से बोलती है, अच्छा, मतलब तुझे मेरे से इतनी जलन होने लगी थी कि तूने काला जादू करना शुरू कर दिया। रुक, मैं अभी जाके माँ को सारी बात बताती हूँ।
नहीं नहीं, मैंने कोई काला जादू नहीं किया है। झूठ मत बोल, मैंने देखा तेरा चेहरा। धोने से पहले तो गोरी थी और उसके बाद फिर से काली हो गई। आपने जो देखा है वो गलत नहीं है, लेकिन मेरा विश्वास कीजिए, ये कोई काला जादू नहीं है। ये सब तो ये जादुई फेस क्रीम की वजह से हुआ है। गार्गी निधि से फेस क्रीम छीन लेती है और खुद लगाने लगती है। फेस क्रीम लगाकर गार्गी काली हो जाती है। गार्गी अपना ऐसा हाल देखकर रोने लगती है। निधि गार्गी से कहती है, आप रो मत, जाओ जाकर अपना अच्छे से मुंह धो लो, फिर सब पहले की तरह हो जाएगा। निधि के कहने पर गार्गी बिल्कुल वैसा ही करती है और वो अपना चेहरा पानी से धो लेती है। गार्गी का चेहरा फिर से पहले की तरह हो जाता है और वो ये सब देखकर बहुत खुश होती है। गार्गी समझ गई थी कि जादुई फेस क्रीम उसके किसी काम का नहीं है, इसलिए वो वापस निधि को जादुई फेस क्रीम दे देती है और वहाँ से चली जाती है। निधि अपनी माँ की जादुई फेस क्रीम वापस पाकर बहुत खुश होती है और उस दिन से हंसी खुशी रहने लगती है।